फ्रेंड्स, ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मज़े में हैं सभी। चलिए तो फिर हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। कल किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाई, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। कौन सा है? गुप्त वंश। और इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे राजवंश थे उनके बारे में पढ़ा था। और आज से हम गुप्त वंश स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा काल जिसमें भारत में एक बार फिर से राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलता है। मैंने एक बार फिर से राजनीतिक एकीकरण की बात की है, मतलब एक बार पहले भी भारत में राजनीतिक एकीकरण की स्थिति हमको देखने को मिली थी। ज़रा सोचिए वो कब मिली थी? वो मिली थी मौर्य वंश। जब हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे, महाजनपद काल के बाद हमने मौर्य वंश पढ़ा था। उस टाइम पर हमने देखा था भारत में एक राजनीतिक एकीकरण, मतलब कि जो मौर्य वंश था उसका साम्राज्य विस्तार भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में वह फैल गया था। उसी प्रकार से आज हम फिर से एकीकरण के रूप में भारत की स्थिति देखेंगे, और वह कहाँ देखेंगे? गुप्त वंश में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं गुप्त काल के बारे में। तो एक ऐसा काल है जहाँ ना केवल आपको राजनीतिक एकीकरण ही देखने को मिलेगा, बल्कि आर्थिक हो या बौद्धिक प्रगति हो, यह भी उस समय जोर शोरों से प्रगति कर रही थी, ऊंचाइयों को छू रही थी। अगर आप इसको अगर देखें, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है गुप्त वंश। है वह क्यों रखता है? उसकी भी कुछ वजह हैं। जैसे देखा जाए, इसी समय पर बहुत से विदेशी लोग भारत आए थे। बहुत से विदेशी लेखक भारत आए थे, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं की, जिनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वह इस वंश से संबंधित हो या फिर भारत में उस समय की जो भी जानकारी हो। हमें अब देखा जाए तो आप इस समय किसी भी क्षेत्र को देखेंगे, भारत में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए आप, भूगोल, कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। स्वर्णिम युग से आप अंदाजा नहीं लगा लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी भंडार थे, ऐसा था, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे ही क्षेत्र थे। यहाँ पर भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आप देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे राजाओं को, जिनके दरबार को भी नौरत्न सुशोभित करते थे। नौरत्न मतलब अलग अलग 9 क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति उसके दरबार को सुशोभित करते थे। समुद्रगुप्त जैसे शासक को देखेंगे, जिसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। ऐसी ही वह नीतियों की वजह से भारत का नेपोलियन कहलाने लगा। तो ऐसे ही और बहुत सारी उपलब्धियां आपको देखने को मिलेंगी, जिस वजह से इसको भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं। अब थोड़ा सा परिचय हमने जाना, इसका थोड़ा सा परिचय हमने देख लिया है। अब हम इसकी स्थापना से बात करते हैं, कैसे इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें, जब इसकी स्थापना उत्तर भारत में ही मुख्यतः कहाँ पर? पाटलिपुत्र में जब इसकी स्थापना हो रही थी, उस टाइम पर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग राजवंश एक चरमोत्कर्ष पर थे। जैसे कि बात करें, अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें या पश्चिमी मालवा में, तो यहाँ पर देखेंगे शक राज्य, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था शक राज्य। और बात करें तो आविर, नागवंश,
यह भी शक्तिशाली राजवंश थे। तो ये जब इसकी स्थापना पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द हो रही थी तब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी यह राजवंश थे और भी थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तो ये थी इसकी इस टाइम पर जो राजवंश चल रहे थे। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो यह थे कुछ राजवंश जो मध्य प्रदेश में भी थे उस टाइम पर जब इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उसने की थी 240 ईस्वी में। उसने 240 ईस्वी के लगभग स्थापना की थी, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है, इसकी भी वजह है। इसकी वजह क्या है, इसने ना कोई साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार नहीं किया ज़्यादा, ना इसने साम्राज्य विस्तार किया, और यह कोई स्वतंत्र शासक नहीं था। यह स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र शासक नहीं था। यह कुषाणों के सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं था। यह कुषाण के सामंत के रूप में इसने गुप्त वंश की नींव रखी थी। बस ओनली इसने नींव रखी, केवल इसने गुप्त वंश की नींव रखी थी। किसके? कुषाणों के सामंत के रूप में। यह कोई वास्तविक संस्थापक नहीं था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। यह एक शक्तिशाली राजा था। और इसने अपना साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। और इसने स्थापना की थी जो वह की थी 319 ईस्वी में। इसने स्थापना की थी 319 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। यह एक स्वतंत्र शासक था, क्योंकि यह कुषाणों के सामंत के रूप में इसने स्थापना नहीं की थी। कुषाणों से यह स्वतंत्र हो चुका था और इसने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो यह था चंद्रगुप्त। इसने इसी प्रकार कुछ उपाधियां भी धारण की थी। महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की। गुप्त संवत चलाया। जब यह राजा बना था उसी समय इसने 319 ईस्वी के लगभग गुप्त संवत चलाया। तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इसके उत्तराधिकारी आता है। उत्तराधिकारी इसका रहता है समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। हम अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, वह था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। की 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। 335 ईस्वी के लगभग राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि यह शासक बना था। अब शासक बहुत ही शक्तिशाली कुशल प्रशासक, योग्य शासक था। ठीक, इसने पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने 5 चरणों का एक अभियान चलाया था। 5 चरणों का अभियान चलाया था। 5 चरणों के तहत इसने अलग अलग राज्यों को अलग अलग नीतियों के तहत अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो यह इसने अभियान चलाया था। इनकी जानकारी हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और यह प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की एक लेख है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का एक लेख है, जिससे हमको इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें पता चलता है जब यह दक्षिण भारत की विजय के लिए जा रहा था, दक्षिण भारत विजय के लिए जा रहा था, तो यह मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए गया था। मध्य प्रदेश से होते हुए गया था। और इसने दक्षिण भारत में जाते समय मध्य प्रदेश के 9 गढ़ राज्यों को जीता था। जिसमें प्रमुख थे आविर,
सनकादिक, काक इत्यादि। ऐसे ही 9 गढ़ राज्य थे जिसको यह जीतता हुआ चला गया था, लेकिन इसने शक राज्य पर विजय नहीं प्राप्त की। शक राज्य को इसने नहीं जीता, लेकिन इसने शक राज्य को नहीं जीता था। केवल जब यह विदिशा से होते हुए जा रहा था तो विदिशा में एक शक सामंत था, वो शक सामंत के राज्य को यह जीतता हुआ चला गया था और उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। ये गुजर रहा था तो यह एरन में कुछ समय रुका था। एरन में रुका था। एरन को इसका सौभोग नगर कहा जाता है। सौभोग नगर। समुद्रगुप्त का सौभोग नगर के रूप में भी जाना जाता है एरन को। एरन का गुप्तकालीन नाम एरिकेंट था। एरन का गुप्तकालीन नाम क्या था? एरिकेंट। ठीक है, तो ये हमने बात की समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त। एक था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो इसका उत्तराधिकारी बनता है रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त कुछ ही समय के लिए शासक बनता है। यह कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, बहुत ही डरपोक टाइप का शासक था। ना ही इसमें शासक बनने की योग्यता थी, मतलब यह अयोग्य शासक था। इसके समय पर शकों का इस पर आक्रमण हो जाता है और यह शकों से हार जाता है और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पत्नी को शक राजा को सौंप देता है। यह बात चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर आक्रमण कर देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर आक्रमण कर देता है और इसकी जो पत्नी थी, जो शक राजा ले गया था, वह छुड़ा के लाता है और उसके बाद यह चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या कर देता है। रामगुप्त की हत्या करने के बाद शासन पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ जाता है। शासन कौन संभाल लेता है फिर? चंद्रगुप्त द्वितीय, अपने भाई की हत्या करने के बाद। तो यह था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि शक्तिशाली महान योद्धा शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह शासन पर बैठता है 375 में। 375 से 415 ईस्वी के 415 ईस्वी के लगभग यह शासन संभालता है। 375 से 415 ईस्वी के लगभग। और अगर इसकी सबसे महत्वपूर्ण अभियान की या सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो वह थी शकों पर विजय। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शकों पर विजय ही थी, क्योंकि आपने देखा इसके पहले समुद्रगुप्त ने भी शकों पर विजय नहीं प्राप्त की थी। शक राज्य को छोड़कर उसका संपूर्ण मध्य प्रदेश पर शासन हो गया था। तो इसने शकों पर विजय प्राप्त की। इसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद पूर्वी एंड शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने पूर्वी और पश्चिमी मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। और हाँ, मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन जो मैं बोलती हूँ वही मैं बोर्ड पर लिखती जाती हूँ, इसलिए आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी राइटिंग को। तो इसने पूर्वी और पश्चिमी मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था और राजधानी संभवतः उज्जैन को बनाया था। यहीं पर फिर वह अपना शासन करता है और यहीं पर उसके दरबार में 9 रत्न रहते हैं। 9 व्यक्ति उसके दरबार को सुशोभित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों में एक उपलब्धि हासिल किए हुए थे, वही 9 रत्न इसके दरबार को सुशोभित करते हैं। 9 रत्न। तो ये देखा हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। अब हम इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं। तो इसका उत्तराधिकारी बनता है कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने की थी? कुमारगुप्त ने। फिर आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इसके टाइम पर बार बार हूण आक्रमण हुए थे। स्कंदगुप्त के समय बार बार हूण आक्रमण हुए थे और इसने बार बार हूण आक्रमणों को असफल किया था। इसने इतनी बुरी तरीके से हूणों को हराया था
कि 50 साल तक कोई भी हूण राजा भारत पर आक्रमण करने की नहीं सोच पाया था। और ये हूण की बात करें तो ये हूण जनजाति बहुत ही खूंखार जनजाति टाइप से थी, और ये चीन की जनजाति थी जो कि लूटपाट के लिए अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करती रहती थी, बहुत ही कत्लेआम मचाती थी। इस प्रकार से एक खूंखार जनजाति थी चीन की, और चीन की थी तो फिर आप समझ ही जाइए, चीन तो महान है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम मचाते थे ये लोग। तो इसने बार बार हूण आक्रमणों को असफल किया था, और उसने न केवल हूण आक्रमण से गुप्त वंश की रक्षा की, बल्कि आर्य संस्कृति और सभ्यता को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। किससे? हूणों से। तो यह था स्कंदगुप्त। इसका एक सेनापति रहता है गोपीराज। गोपीराज मारा जाता है, और इसकी विधवा के सती होने के प्रमाण हमको मिले हैं। इसकी जो पत्नी थी, जिसके सती होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एरन से। कहाँ से मिले हैं? एरन से। तो ये था, हमने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा। फिर इनके बाद बहुत ही अयोग्य शासक आते हैं, जैसे भानुगुप्त। कहीं कहीं भानुगुप्त का ही सेनापति बताया जाता है गोपीराज को। भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। ऐसे ही कुछ शासक आते हैं जो कि अयोग्य शासक रहते हैं, डरपोक टाइप से शासक रहते हैं, विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाते हैं। बहुत से विदेशी आक्रमण यहाँ पर होने लगते हैं, और यह राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये आज हमने देखा गुप्त वंश के बारे में। अगली क्लास में हम इसकी अभिलेखों को देखेंगे और मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको जो भी क्लास मैं अपलोड करूं जल्द से जल्द आपको मिल जाए, और आप टाइम पर सिलेबस कवर करते जाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।